सो गाइस, वेलकम टू माय बैक चैनल यूपीएससी टारगेट 2030। तो आप सबका एक वीडियो में स्वागत है जो कि क्लास 9th फिजिक्स का लेसन 3 बल तथा गति के नियम का लघु उत्तरीय प्रश्न है जो उसका मैं सोल्व करने वाला हूं। तो आप सब अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप मेरे वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला दिया है कि बल की परिभाषा दे, इसका SI मात्रक क्या दिया है कि बल की परिभाषा दे, इसका SI मात्रक क्या है। तो चलिए बल की परिभाषा दें पहले, फिर इसका SI मात्रक। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला देता है या लाने की चेष्टा करता है, उसे ही हम बल कहते हैं। बल का SI मात्रक क्या होता है भाई? न्यूटन। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संतुलित और असंतुलित बल की परिभाषा दें। संतुलित बल की परिभाषा: किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणाम यदि शून्य हो तो वह बल संतुलित बल कहलाता है। संतुलित बल का पहला है, किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणाम यदि शून्य हो तो वह बल संतुलित बल कहलाता है। यदि अशून्य हो तो वह बल असंतुलित बल कहलाता है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जड़त्व का नियम क्या है? इसे किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो चलिए इसका भी जान लेते हैं। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, क्या दिया है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण अपने विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक उसको कोई बाह्य असंतुलन कार्य न करे। और इसे किसने प्रतिपादित किया था? तो इसे गैलीलियो, बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे गैलीलियो। नाम तो सुने ही होंगे, कभी नहीं तो कभी। गैलीलियो। चलिए गैलीलियो। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बलों के समूह द्वारा उत्पन्न हो सकने वाले प्रभावों का उल्लेख करें। तो चलिए देखते हैं। बलों का समूह किसी वस्तु पर लगकर 3 प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। पहला, किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन। दूसरा, किसी वस्तु की तीसरा, किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम को लिखें और उसकी व्याख्या करें। न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या है? प्रत्येक वस्तु अपने विराम की अवस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल आरोपित न हो। तो चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जड़त्व क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? व्याख्या करें। तो जड़त्व 2 प्रकार के। जड़त्व क्या है? पहले, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो गति अथवा विराम की अवस्था को बनाए रखने के प्रति। जड़त्व 2 प्रकार की होती है। पहला, गति का जड़त्व और दूसरा विराम का जड़त्व। तो आपको बोला था व्याख्या करने के लिए। तो चलिए गति के जड़त्व की व्याख्या करते हैं। तो गति के जड़त्व किसे कहते हैं? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु गति में ही रहती है, विराम में रहना नहीं चाहती, उसे ही गति का जड़त्व कहते हैं। देखिए जड़त्व को समझते हैं। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो वस्तु की स्थिति या आकृति में परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है, लेकिन वो वस्तु आती नहीं। जैसे कोई वस्तु विराम में है
तो वस्तु विराम में ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य संतुलन पर कोई कार्य न करे। इसे हम लोग कहेंगे विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व। और अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी, उससे कहते हैं गति का जड़त्व। आई होप कि समझ गए होंगे। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जड़त्व और द्रव्यमान के संबंध को स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी अधिक होता है, अर्थात वस्तु का जड़त्व ही द्रव्यमान की माप है। देखिए इसको समझते हैं। जड़त्व बराबर P इक्वल टू एम भी। P इक्वल टू एम भी। P का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पर होता है? मास और वेग पर। तो यहाँ पर बोल रहा है जड़त्व और द्रव्यमान में संबंध। तो देखिएगा आप लोग, किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है तो उसका जड़त्व भी अधिक होता है। यदि किसी वस्तु का जड़त्व अधिक तो द्रव्यमान भी अधिक। अधिक किसी वस्तु का जड़त्व कम तो द्रव्यमान भी कम हो जाता है। अर्थात जड़त्व किस पर निर्भर करता है? मुख्य रूप से द्रव्यमान पर। ये बात ध्यान रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है बार बार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन का बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धक्के लगाते हैं। बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा? घर्षण बल मतलब वैसा बल जो गति की दिशा को विरोध करता है, मतलब कि उसको रोकने का कार्य करता है, उसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण सबसे ज़्यादा खुरदरे पर होता है। तो चलिए इसका आंसर डालते हैं। इसका नियत वेग से बक्सा अगर नियत वेग से चल रहा है तो इस पर परिणामी बल 0 होगा, अर्थात बक्से पर लगने वाला घर्षण बल 200 न्यूटन का होगा। इसको लिख लीजिएगा, हालांकि आपको समझ में नहीं आएगा, मेरे को पता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर। किसी बल के अकस्मात चल पड़ने पर यात्री पीछे की ओर क्यों झुक जाता है? पीछे की क्यों झुकता है? तो चलिए इसका आंसर डालते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देंगे हम। जब कोई बस रुकने के बाद एकाएक चलना शुरू करती है तो उस पर सवार व्यक्ति के पैर और फर्श के बीच घर्षण के कारण पैर भी चलना शुरू करता है, लेकिन जबकि ऊपरी सिरा अभी विराम के चलते विराम में रहता है, अर्थात यात्री पीछे की ओर झुक जाता है या गिर जाता है। देखिए यहाँ पर बस, मान लीजिए बस है, मान लीजिए बस है, यहाँ पर एक यात्री खड़ा है और गाड़ी अचानक चल पड़ी। तो गाड़ी मान लीजिए अचानक चल पड़ी तो इसका ये वाला जो संपर्क में है बस से, ये तो गति में हो जाएगा, लेकिन इसका जो अभी ऊपरा पोर्शन है वो अभी विराम में ही रहेगा, जिसके कारण गाड़ी के साथ ये चल जाएगी, ये तो आगे बढ़ जाएगी, लेकिन जो हमारा ये है ये यहीं पर रहेगी। इसी कारण कोई वस्तु या कोई आदमी पीछे की ओर झुक जाता है। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 12 में क्वेश्चन दिया है, चलती हुई बस में खड़ा व्यक्ति ब्रेक के एकाएक लगाने पर आगे की ओर फेंका जाता है, क्यों? वही बात है, अगर यहाँ पर बस है, आदमी है, तो आगे की ओर ब्रेक लगने पर फेंका जाता है, क्यों? तो ऊपर का भाग अभी तो गति में ही रहता है, गति के कारण, और ब्रेक लगता है तो गाड़ी के संपर्क के कारण यहाँ पर घर्षण के कारण ये रुक जाता है, लेकिन ऊपर का भाग अभी गति में रहता है, जिसके कारण मनुष्य या कोई भी वस्तु आगे की ओर फेंका जाता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलती गाड़ी से कूदना क्यों खतरनाक है, व्याख्या करें। चलती गाड़ी से क्यों कूदना खतरनाक है, व्याख्या करें।
चलती गाड़ी से चलती हुई बस के साथ उसमें सवार व्यक्ति भी गति की अवस्था में रहता है। जब वह बस से बाहर कूदता है तो उसके पैर जमीन पर घर्षण के कारण विराम में आ जाते हैं, किंतु उसके शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गति में ही रहता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य या कोई भी वस्तु आगे की ओर फेंका जाता है। तो देखिए यहाँ पे बस है, बस यहाँ से एक व्यक्ति ये था, यहाँ से कूद गया, तो अगर व्यक्ति बस के दिशा में ही कूदेगा तो वो कुछ बचने की चांसेस हैं। अगर उसके विपरीत कूदा तो वस्तु तो जा रहा था इधर, वस्तु किधर जा रहा था, इधर मैप में होता है पूर्व, पूर्व क्यों जा रहा था, अगर वस्तु पश्चिम की ओर कूदा तो इसके विपरीत होगा ना, इसके विपरीत होगा। तो वस्तु जब इधर कूदा तो गाड़ी जब इधर चल रही थी तो इसका नीचे के आएगा तो घर्षण होगा, घर्षण से इसका पैर रुक जाएगा, लेकिन इसका ऊपर का पोर्शन जो है अभी वो गति में रहेगा, फलस्वरूप आदमी नीचे गिर जाएगा। तो चलिए, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 3 स्लाइड और बचे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिसलन वाली ज़मीन पर चलना कठिन होता है, क्यों? इसको बताइए। तो उत्तर देते हैं, फिसलन वाली ज़मीन पर चलना अधिक कठिनाई होती है क्योंकि फिसलन वाली ज़मीन पर घर्षण बल बहुत कम होता है। घर्षण बल बहुत कम होता है, इसीलिए फिर जब कठिनाई होती है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों? पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर शाखा को गतिमान में हो जाती है, परंतु पत्ती विराम के जड़त्व के कारण विराम की स्थिति में ही रहती है, अतः कमजोर एवं सूखी पत्तियां गति से पत्ते से टहनी से टूटकर नीचे की ओर गिर जाती है। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए पेड़ है, यहाँ पर पत्ते लगे हुए हैं, अगर यहाँ पर कोई बैठकर इसको हिला रहा है या झोर रहा है तो ये तो गति में हो जाएगी, लेकिन ये अभी विराम में रहेगी, फलस्वरूप ये आगे पीछे कंपन करेगा तो ये नीचे गिर जाएगी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, जब किसी पेड़ से एक रस्सी को जब किसी पेड़ से एक दर्री को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर गिर जाते हैं, क्यों? तो ये इसका मुख्य कारण होगा विराम के जड़त्व के कारण। विराम के जड़त्व के कारण यदि दर्री पर हम लोग छड़ी से प्रहार करेंगे तो छड़ी के कारण दर्री तो गति में हो जाएगा, लेकिन उसमें जो कण है वो अभी विराम में ही रहेंगे, जिसके फलस्वरूप नीचे गिर जाएंगे। 17 नंबर, दौड़ते हुए घोड़े को एकाएक रुकने पर सवार आगे की ओर फेंका जाता है, क्यों? देखिए इसका देखते हैं। दौड़ते हुए घोड़े पर सवार व्यक्ति के शरीर का निचला भाग घोड़े के संपर्क में होने के कारण गतिशील रहता है, जिसकी ऊपर का हिस्सा विराम के जड़त्व के कारण विराम में ही रहता है, फलस्वरूप घोड़े पर सवार आगे की ओर फेंका जाता है। फेंका जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दर्री खींचने पर उस पर खड़ा व्यक्ति उलट जाता है, क्यों? देखिए मान लीजिए दर्री है, दर्री पे एक व्यक्ति को खड़ा करा देते हैं, खड़ा हो गया एक व्यक्ति और यहाँ से एक छोटू चाचा हैं जो इसको खींच रहे हैं। तो जब छोटू चाचा खींचें इस दर्री को तो ये व्यक्ति जब इस पर खड़ा था तो दर्री के घर्षण के कारण इसका पैर भी घर्षण में है, जो कि ये गति में जाएगा, लेकिन इसका उपला पोर्शन बोलेगा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। इक्को की बात आ गया इसमें, बोलेगा कि तू जाना है तो जा, मैं नहीं जाऊंगा, फलस्वरूप नीचे गिर जाता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
बस की छत पर रखे सामान को तेजी से क्यों बांधा जाता है, रस्सी से क्यों बांधा जाता है? तो इसका क्योंकि गति की जरूरत के कारण ब्रेक लगने पर सामान आगे की ओर नहीं फेंका जाए, इसी कारण बांधा जाता है। मान लीजिए बस हो गया, ऊपर रखा वस्तु को रस्सी से क्या किया जाता है, बांध देता है, ताकि वस्तु में ब्रेक लगे तो ये आगे की ओर न फेंका जाए। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक और स्लाइड बचा हुआ है। तो संवेग की परिभाषा दे और इसका सही मात्रक क्या होता है? संवेग का परिभाषा दें। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा संवेग के गुणनफल को नहीं, वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो संवेग मतलब P इक्वल टू द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब m और वेग मतलब v, P इक्वल टू एम वी, P इक्वल टू एम वी। चलिए आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका सही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका सही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग बराबर P इक्वल टू एम वी। तो मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम प्रति, और वेग का मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका हो जाएगा संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, जो कि इससे मैच कर रहा है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम को लिखकर उसकी व्याख्या करें। न्यूटन के द्वितीय गति नियम को लिखकर उसकी व्याख्या करें। तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में ही होती है। तो 22 नंबर क्वेश्चन को चलिए अब सॉल्व करते हैं। इसको रट लीजिएगा, ये समझने में कुछ खास नहीं है, इसको रट लीजिएगा। तीनों समीकरण के जो है समीकरण नहीं, समीकरण सॉल्व करना है, इसको रट लीजिएगा, क्योंकि ये रटने पर ही होगा, अंदर समझ नहीं पाएंगे आप। 9 में है अभी ना, 10 में चलेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए 22 नंबर की ओर चलते हैं। खिलाड़ी क्रिकेट बॉल का मैच को कैच लेते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, क्यों? तो चलिए इसका आंसर डालते हैं। जब खिलाड़ी कैच लेता है तो बॉल हाथ पर बल लगाती है। हाँ, ये तो बात सही है। जब खिलाड़ी, अगर मान लीजिए उसका हैंड हो गया तो ऐसे ही ना रोकता है, मान लीजिए यहाँ पर फिंगर हो गया, सब ऐसे ही ऊपर से गेंद आ रही है तो ऐसे ही ना रोकता है। खिलाड़ी हो गया, मान लीजिए खिलाड़ी हो गया तो ऐसे ही ना रोकता है। तो तब उसका संवेग क्या हो जाता है, तब उसका संवेग शून्य हो जाता है। तब उंगलियों के बीच बॉल आते ही उसका संवेग, उंगलियों के बीच आते ही वह हाथ पीछे की ओर खींचता है तो संवेग के परिवर्तन समय अंतराल बढ़ जाती है, जिसके कारण चोट कम लगता है। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो ऐसे ही कीजिएगा, ना कि सीधे रोक लीजिएगा, हाथ तोड़ देगा। उसको हाथ को खींचे लेना चाहिए पीछे की ओर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। न्यूटन के तृतीय गति नियम को व्याख्या करें। न्यूटन का तृतीय गति नियम है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर होता है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। चलिए इसका आंसर जानते हैं। घोड़े द्वारा गाड़ी पर लगाया गया बल क्रिया प्रतिक्रिया बल के उदाहरण है। घोड़े द्वारा गाड़ी पर लगाया गया बल जब गाड़ी के पहिए पर विपरीत दिशा में लगता है तब बल से अधिक होती है, तभी गाड़ी आगे की ओर और घोड़ा यह बल अपने टांगों से
पृथ्वी पर तिरछे दिशा में लगाता है जिससे कि गाड़ी चल पाती है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत की व्याख्या करें। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसको याद कर लीजिएगा। संवेग संरक्षण, तो चलिए इसको अब बोलते हैं या बताते हैं। चलिए, यदि किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित न हो तो उसका कुल संवेग संरक्षित रहता है। चलिए, और इसके बारे में एक भी है कि ऊर्जा को संवेग संरक्षण। देखिए, मान लीजिए एक यह वस्तु अगर इस पर कोई बल ना कार्य किया जाए तो इसका आकृति बदलेगा। अगर ये वस्तु इस पर काम या फिर ये वस्तु इस पर काम ना करे, या फिर कोई भी वस्तु इन दोनों पर काम ना करे तो क्या बदलेगा? नहीं ना। यही बात बोल रहे हैं कि चलिए अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। लास्ट स्लाइड है आपका। अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते रहिए ताकि मेरा वीडियो आप तक को पहुंचता रहे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रॉकेट या जेट विमान वायुमंडल रहित आकाश में कैसे चलते हैं? तो चलिए इसका आंसर आते हैं। रॉकेट में एक दहन कक्ष होता है जिसमें नीचे की ओर एक छिद्र होता है। जब ईंधन तेजी से जलता है तो गर्म गैस छिद्र से तेजी से पीछे की ओर निकलती है तथा रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। इसलिए प्रतिक्रिया बल के कारण रॉकेट आगे की ओर क्रिया करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा रॉकेट किस सिद्धांत पर चलता है, तो बोल दीजिए संवेग संरक्षण। क्या? संवेग संरक्षण। या फिर बोलेगा गति के किस नियम से, तो बोल दीजिएगा गति के किस नियम से। गति के किस नियम से, तो आप बोल दीजिएगा थर्ड। गति के थर्ड नियम से। थर्ड नियम से। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक अग्निशामक कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबर की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है? चलिए इसका आंसर जानते हैं। पानी फेंकने वाली रबर की नली में से जब पानी बहुतायत मात्रा में से तीव्र गति से निकलती है तो गति के तीसरे नियम के अनुसार यह नली पर पीछे की ओर बल लगता है। अतः कर्मचारी की तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबर की नली को पकड़ने में कठिनाई होती है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक पानी फेंकने नली है, तो आप लोग देखते होंगे आपका समरसेबुल होगा तो उसमें से अगर चलेगा पानी तो बहुत मात्रा में आगे वाला ये ऐसे कीड़े की तरह या नागी ट्रांसफर भी कह सकते हैं, ऐसे मोशन करने लगेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 28 नंबर। एक लड़का सड़क पर खड़े ट्रक को धक्का लगाता है परंतु ट्रक गतिशील नहीं होता, क्यों? तो चलिए इसका आंसर चलते हैं। लड़के द्वारा ट्रक पर आरोपित बल के विरुद्ध सड़क ट्रक पर बराबर परिमाण का घर्षण बल लगाता है जो लड़के द्वारा लगाए गए बल को संतुलित कर देता है। अतः ट्रक पर परिणामी बल शून्य हो जाता है, इसीलिए ट्रक गतिशील नहीं हो पाता है। आप लोग को मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स। तो अब तक आपने मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले और आप मेरे वीडियो का लाभ उठा सके। आप कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप सबको मिलता रहे। गुड बाय, थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए।